हेलो सेल्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबका जो वीकेंड चल रहा होगा वो भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ना, वो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनसे ना मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट ऐसी मिली है, मैंने देखा है आप लोगों के कमेंट्स में कि मैम मुझे रेफरेंस बुक्स बता दीजिए, मैं एनसीईआरटी के अलावा कहाँ से पढ़ लूँ, मुझे कहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। साइंस और मैथ्स हमारे दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना जो मतलब हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट हम सबसे ज़्यादा अगर अपनी प्रायोरिटी रखते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट्स को रखते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर ये सब्जेक्ट्स में थोड़े से वीक होते हैं। और जब हम 8th से 9th क्लास में आते हैं ना, तो 8th में हमने बहुत बेसिक सा सिलेबस पढ़ा होता है, वो मैथ्स का भी साइंस का भी। और जब वो एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है ना 9th क्लास में, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि एनसीईआरटी में तो मतलब इतना ज़्यादा टफ में दे रखा है। अब इसके अलावा अगर मुझे कोई और रेफरेंस बुक चाहिए जिसमें थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में दिया हो, या मुझे कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, तो मैं कौन सा रिसोर्स यूज़ करूँ। तो आज मैं वही ऐसे ही रिसोर्स आपको, ऐसे अमेजिंग रिसोर्सेज बताने वाली हूँ जो आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको सारी वो साइंस और मैथ्स की धमाकेदार बुक्स बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड विद आवर सेशन, जो कि है हमारा मोटिवेशन के साथ। क्योंकि भाई जिंदगी में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है मैम। पढ़ाई के लिए हमें मोटिवेशन ही नहीं आता है, किसी को नहीं आता भाई मोटिवेशन, तभी तो मैम तुम लोग के लिए मोटिवेशन लेके आई हैं। चलो देखें क्या होता है मोटिवेशन। स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। एग्जैक्टली, बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 8th में बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे, बहुत टॉपर रहे होंगे वो अपने क्लास में, लेकिन एकदम से 9th क्लास में आकर के उन सारे स्टूडेंट्स का, या नॉर्मली जनरली हर स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनके मार्क्स थोड़े से ड्रास्टिकली कम हो गए होंगे। तो वो ना अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ कि नहीं हूँ, पढ़ने में मैं तो इतनी अच्छी थी, एकदम से मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो उनका थोड़ा सा मोराल डाउन हो जाता है। तो बिल्कुल भी मोराल डाउन करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि आई एम वेरी मच क्या बोलूँ, उसमें मैं आप लोगों की फीलिंग्स में अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि हाँ आई नो 9th क्लास थोड़ी सी टफ हो जाती है आप लोगों के लिए, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके साथ आपके वेदांतु के सारे टीचर्स हैं हेल्प करने के लिए। तो कभी भी अपने आप को डाउट मत करना, बस प्रैक्टिस करते रहो। और एक टाइम ऐसा आएगा ना जब 9th के आपके नंबर आएंगे ना, वो देख करके आप इतना खुश हो जाओगे ना, वो खुशी 7वें आसमान पे आपको पहुंचा देगी। ठीक है, तो डू प्रैक्टिस एवरीथिंग डेली विथ कंसिस्टेंसी के साथ एंड मेक इट हैपन। चलो मूविंग फॉरवर्ड विद द सेशन। अब देखो, जनरली बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगता होगा एनसीईआरटी बुक तो बेकार है भाई, वो साइंस के लिए हो चाहे मैथ्स के लिए हो, किसी काम की नहीं होती, उसमें ना क्वेश्चन ठीक से दिए हुए हैं, इतने टफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़ा बेसिक लेवल से क्वेश्चंस होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब आपके 9th क्लास में ना बोर्ड्स एग्जाम्स तो होते नहीं हैं ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं है कि 9th क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि ये 9th क्लास आपका बेस बना रही है, आपकी प्रैक्टिस करवा रही है, आपकी एक हैबिट बनवा रही है कि आप जैसे ही 9th से 10th में फॉरवर्ड करोगे, वैसे ही आपको ये हैबिट्स ना हेल्पफुल होने वाली हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बनने के लिए। और इसके अलावा भी 9th ना आपका 11th का बेस बनाता है। आपके 11th के चैप्टर्स ना ऑलमोस्ट 9th से सिमिलर होते हैं, और हमें ये भी पता है कि जेई और नीट के एग्जाम्स में 11th और 12th का ही सिलेबस आता है। तो सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल बुक ना आपकी एनसीईआरटी होती है, जो आपके स्कूल में टेक्स्ट बुक्स चल रही होती हैं। ये बुक्स को ना पढ़ने का तरीका होता है, आपने अपना सारा लेक्चर अटेंड कर लिया, स्कूल में भी, यूट्यूब से भी, वेदांतु से भी, सब कुछ अटेंड कर लिया। उसके बाद ना आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको यही दोनों बुक्स यूज करनी है।
क्यों? इसका जो लाइन टू लाइन रीडिंग होगी ना, वो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में, इवन आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत हेल्पफुल होने वाली। क्योंकि टीचर्स ना अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चंस वगैरह पुट करते हैं ना, वो इन्हीं दोनों बुक्स से पुट करते हैं। बस थोड़े से मैथ्स में थोड़े से नंबर डिफरेंट हो जाते हैं, साइंस में थोड़ा सा वो ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आपका मतलब क्वेश्चन चेंज हो जाता है, लेकिन आंसर तो वही रहता है ना भाई, आंसर तो सेम ही रहेगा। आंसर में थोड़ी हाँ, हम बस थोड़ी सी लैंग्वेज हमारी डिफरेंट हो जाती है उस चीज़ को एक्सप्लेन करते टाइम, नथिंग एल्स। तो एनसीईआरटी के आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, बैक ऑफ द एक्सरसाइज, इन बिटवीन द एक्सरसाइज, मैथ्स में भी जितनी एक्टिविटीज़ हो, साइंस में भी आपकी जितनी एक्टिविटीज़ हो, उनको तो अच्छे से पढ़ के जाना है। क्योंकि ये आपका ना एक बेसिक सा कंसेप्ट बना रही हैं, आपको आइडिया दे रही हैं कि आपकी मैम, आपकी स्कूल की टीचर जो हैं आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपको दे सकती हैं। तो अपनी ये दोनों प्यारी सी बुक्स का ना इग्नोर नहीं करना है। बेचारे दोनों बुक्स को, बेचारे को बुरा लगता है यार ऐसा इग्नोर करने में, गलत बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। इग्नोर नहीं करते हैं ये दोनों बुक्स को, ठीक है। अब देखो, अब अगर देखो रेफरेंस बुक्स का ना मेन मोटिव यही होता है बताने का कि अगर आपको इन केस ये बुक्स से थोड़ा बहुत कुछ बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो आप रेफरेंस के लिए दूसरी बुक्स ले सकते हो। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपने मेन एम इससे बनाया, लेकिन आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा और आइडिया चाहिए कंसेप्ट के लिए, तब आप रेफरेंस बुक्स पे जा रहे हो। तो रेफरेंस बुक्स तभी यूज़ करो आप जब आपको थोड़ा सा लगता है ना कि आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन होनी चाहिए, आपकी थोड़ी नॉलेज और अच्छी होनी चाहिए, हमें आगे फ्रूटफुल रहेगी, यूज़फुल रहेगी, हम अपने आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने एग्जाम में, डायग्राम्स बहुत ईजी तरीके से बना पाएंगे वहाँ पे, तब आप थोड़ा सा रेफरेंस बुक्स के ऊपर जाओ। अदरवाइज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से हमेशा एनसीईआरटी बुक्स ही होनी चाहिए, ठीक है। 10th में भी मैं ये बच्चों को यही बोलती हूँ, एनसीईआरटी बुक्स ही कंपलसरी रहती हैं। 9th में भी मैं आप लोगों को सेम चीज़ बोलूँगी कि एनसीईआरटी बुक्स पे ही स्टिक रहो, ठीक है। उसके बाद आप रेफरेंस के लिए ना मैथ्स में मतलब आपको थोड़ी सी क्वेश्चन, अब देखो मैथ्स में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, हमें मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप प्रैक्टिस रिपीटेडली नहीं करोगे, तब तक आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और वो चीज़ें समझ में भी नहीं आती, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होती। तो अगर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की मतलब लड़ियाँ चाहिए ना, खूब अच्छे खासे क्वेश्चंस चाहिए, तो आपको ये दोनों बुक्स में मिल सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल में भी और आर.डी. शर्मा में भी। आर.एस. अग्रवाल कंपैरेटिवली एनसीईआरटी के मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं, और अगर आप आर.एस. अग्रवाल को आर.डी. शर्मा से कंपेयर करोगे ना, तो आर.डी. शर्मा के कंपैरिजन में आर.एस. अग्रवाल में थोड़े से क्वेश्चन कम होते हैं, आर.डी. शर्मा में तो लिमिटलेस क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे, अपने एग्जाम्स के लिए रिवीजन करना है, तो आप ये दोनों बुक्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर ऑप्ट कर सकते हो, दोनों बुक्स को, ठीक है। वो चाहे आर.एस. अग्रवाल हो चाहे आर.डी. शर्मा, और ना ये मतलब एनसीईआरटी बुक्स की पीडीएफ भी और आर.एस. अग्रवाल की पीडीएफ भी ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको लैपटॉप पे बुक्स खोल करके पढ़ने की और क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है। तो अगर इन केस अगर आप बुक्स नहीं भी परचेज करना चाहते हो, तब भी आपको इनकी पीडीएफ ना ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन मिल सकती है इन दोनों की पीडीएफ। और मैं तो यही कहूँगी कि डू परचेज देम, परचेज कर लोगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा, आप लोगों को बहुत वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। भाई मैथ्स तो प्रैक्टिस करने के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड कोई रेफरेंस बुक चाहिए ना, अब एनसीईआरटी जो बुक्स होती है ना, उसमें तीनों ही चैप्टर्स, तीनों ही सब्जेक्ट कंबाइंड हैं आपके। एक ही बुक में फिजिक्स भी अवेलेबल है, एक ही बुक में केमिस्ट्री भी अवेलेबल है, और एक ही बुक में आपकी बायोलॉजी भी अवेलेबल। तो वहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो अगर आपको लिमिटलेस क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा सा रेफरेंस चाहिए, तो आप ये एस चंद की बुक्स ऑप्ट कर सकते हो, बायो की भी, केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की भी। इन तीनों ही बुक्स में ना तीनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी अच्छे गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिनको आप अपना चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, सेल्फ स्टडी करने के बाद क्वेश्चन इनमें से आप
प्रैक्टिस कर सकते हो अपने टाइमर के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी बुक्स ना आपको गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हैं, तो आप ये इन बुक्स के ऊपर जा सकते हो इन केस अगर आपको थोड़ी सी भी मतलब लगती है कि हाँ नीड है मुझे, स्कूल में मैम इतने क्वेश्चंस नहीं करवाती हैं। अदरवाइज आपका जो चैनल है आप लोगों के लिए ही स्पेशली क्लास 9th का वेदांतु अलग से चैनल बनाया गया है जस्ट टू प्रोवाइड यू गुड रिसोर्सेज। अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, वो चाहे बायो के हों, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों। तो इसी बात पे ना एक लाइक कर देना सेशन को, और सेशन को सब्सक्राइब भी कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ना शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रिसोर्स जो कि है आपकी ओसवाल की बुक्स। अच्छा ये जो बुक्स है ना इसमें आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, कंटेंट इन द सेंस जैसे कि आपका पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं मिलेगा कि चैप्टर में डाइजेशन कैसे हो रहा है, या मोशन कैसे हो रहा है, ग्रेविटेशन कैसे हो रहा है, या आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होंगी। ना ही मैथ्स के सब जो टॉपिक्स हैं आपके रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, जो भी नंबर सिस्टम, वो सब एक्सप्लेन नहीं होंगे। लेकिन आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मैम 9th में बोर्ड्स नहीं आते तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है हमको। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए ना जो आपके बाकी सारे मतलब ईयर्स में आ चुके हैं, तो आप ये दोनों बुक्स ना बेस्ट सेलर हैं, ये दोनों ही बुक्स बेस्ट सेलर हैं। आपको इन दोनों ही बुक्स में गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो वो सारी बुक्स में क्या होगा, आपको चैप्टर एक्सप्लेन भी किया गया होगा और क्वेश्चंस भी होंगे। इन दोनों बुक्स में ना ये आपके एक तरीके से क्वेश्चन बैंक की तरह होती है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और उनके रिलेटेड आंसर मिल जाएंगे। तो आप ये दोनों बुक्स को भी ना अपने एग्जाम के टाइम पे, अपने टेस्ट के टाइम पे, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं, तब आप ये बुक्स भी ऑप्ट कर सकते हो। इसमें भी ना बहुत अच्छे खासे अमाउंट के क्वेश्चंस गिवन होते हैं जो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी दे सकते हैं। इवन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, आ सकते हैं, सब तरीके के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है जो आपके डिस्क्रिप्शन सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। इसको ज्वाइन करने के बाद ना ये होगा कि मतलब आपको जितने भी अपडेट्स हैं चैनल पे वो सब टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ताकि आपसे मतलब चैनल से रिलेटेड और आपके यूजफुल जो सेशंस हैं वो आपसे मिस आउट ना हो जाएं कहीं कभी भी या कहीं भी। तो इस चैनल को और टेलीग्राम लिंक को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपसे कोई भी सेशन मिस ना हो पाए। एंड आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि रेफरेंस बुक्स की हमें नीड क्यों है और कब हमें नीड यूज़ करनी है और कब यूज़ नहीं करनी है, और सबसे पहला एम आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स पे ही रखना है। तो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सेशन को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। होप फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय।